हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, रिवेटेड कनेक्शन। और चैप्टर 2 का ये लेक्चर नंबर कौन सा है? दूसरा है। या आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर टोटल अगर आप बात करते हैं तो 6 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रिवेटेड ज्वाइंट होता है या रिवेटेड कनेक्शन होता है, उसका फेलियर किन तरीकों से हो सकता है। तो बेसिकली स्टील के लैंग्वेज में 3 तरीके के ऐसे फेलियर हैं जो रिवेटेड कनेक्शन या रिवेटेड ज्वाइंट्स में हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस फेलियर की। तो ये आपका होता है टेंशन फेलियर। पहला आपका है टेंशन फेलियर। ठीक। दूसरा होता है आपका शियर फेलियर। और तीसरा आपका होता है बियरिंग फेलियर। बियरिंग फेलियर, ये 3 तरीके क्या होते हैं? फेलियर्स होते हैं। अब अगर इनको वन बाय वन हम क्या करें, स्टडी करने की कोशिश करें, तो नाम से पता चल रहा है टेंशन फेलियर। ठीक है, जैसे ये दो प्लेट्स में एक इधर से फोर्स लगा रहा है और दूसरा इधर से फोर्स लगा रहा है, तो दोनों क्या होगा? खिंचाव होगा। तो प्लेट्स के बीच में क्या लगा है? रिविट्स लगा है। तो रिविट ये चाहेगा कि प्लेट कभी ना टूटे, लेकिन प्लेट क्या चाहेगा? कि रिविट को तोड़ के निकल जाए। तो उसके कारण क्या होता है? टेंशन जनरेट होता है। तो उस टेंशन के कारण जो फेलियर होता है उसको टेंशन फेलियर बोलते हैं। सेम शियर में क्या होता है कि जो प्लेट्स होती हैं वो रिविट को काटने का कोशिश करती है, तो उसको हम शियर फेलियर बोलते हैं। तीसरा होता है बियरिंग फेलियर। प्लेट और रिविट के मध्य में क्या होता है? बार बार फोर्स लगने से क्या होता है? होल का डायमीटर बड़ा हो जाता है, होल जो होता है वो खराब होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं बियरिंग फेलियर। तो इन अलग अलग फेलियर्स के बारे में वन बाय वन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टेंशन फेलियर के बारे में, टेंशन फेलियर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है? टेंशन फेलियर। तो टेंशन फेलियर को समझने के लिए हम छोटा सा फिगर बना लेते हैं, उससे समझते हैं। ये आपका क्या होगा? बीच में एलिमेंट्स है। ठीक है, ये आपका क्या लगा? बीच में एलिमेंट लगा है। इसको इस तरह कर देते हैं, इससे आप समझ जाइएगा क्या है। ये आपका बीच में एलिमेंट लगा है। ठीक है, अब इस रिविट का एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। ये हमारा क्या होगा? कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये रिविट्स हैं। ये हमारे क्या हो गया? ये हमारे रिविट्स हो गए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 रिविट्स लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगे? यहाँ पे 2 रिविट्स हमारे लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या लग रहा है? पी फोर्स लग रहा है। पी फोर्स से बाहर खींच रहा है, और ये भी क्या कर रहा है आपका? पी फोर्स से बाहर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, दोनों जब क्या कर रहे हैं? पी फोर्स से बाहर की तरफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ये प्लेट नंबर क्या है आपका? 1 है, और ये प्लेट नंबर आपका 2 है। सेम यहाँ पे प्लेट नंबर 1 है और प्लेट नंबर 2 है। दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि प्लेट क्या होगी? प्लेट यहाँ से फट जाएगी, प्लेट फटने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, प्लेट यहाँ से क्या होगी? फटने की कोशिश करेगी, टेंशन के कारण प्लेट फटेगी। तो जब प्लेट फटेगी तो कहाँ से फटेगी? बिल्कुल बीचों बीच से फटेगी। प्लेट कहाँ से फटेगी? बिल्कुल बीचों बीच से फटेगी। तो एक हम कंडीशन देख लेते हैं कि किस तरह फटेगी। ये हमारी हो गई आपकी, ये हमारी क्या हो गई?
ये हमारे क्या हो गए, रिवेट्स हो गए। ठीक है, ये रिवेट्स जब फटेंगे तो किस तरह फटेंगे देख लेते हैं। ये रिवेट्स कुछ इस तरीके से फटेंगे जो हम फिगर बनाने वाले हैं। ये कैसे फटेंगे, कुछ इस तरीके से फटेंगे। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से फटेंगे। ये टोटल यहाँ पे डाया क्या था, डी था, लेकिन जब ये फटेगा तो कितना फटेगा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका कितना फटेगा, ये d/2 फटेगा। ये आपका d/2 और d/2, ये d/2 ही फट रहा है ना, पूरा नहीं फट रहा है, क्योंकि आधा हिस्सा क्या हो गया, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे है, तो ये कहाँ पे फट रहा है, ये आधा फट रहा है या d/2 फट रहा है। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना है, टेंशन फेलियर ज्ञात करना है, टेंशन फेलियर ज्ञात करना है या टेंशन फोर्स ज्ञात करना है, तो हम किस तरह ज्ञात करेंगे। ठीक है, टेंशन फेलियर या टेंशन फोर्स ज्ञात करने के लिए हमारे इसको हम फार्मूला के तौर पर अगर निकालते हैं, फोर्स बराबर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है आपका, एरिया इंटू क्या होता है, स्ट्रेस होता है। फोर्स बराबर क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो इसी तरह अगर हम टेंजाइल फोर्स निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकालते हैं, टेंसल फोर्स निकालते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया, इस प्लेट का एरिया, तो प्लेट का एरिया, एरिया क्या हो जाएगा P माइनस डी। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, P माइनस डी एरिया हो सकता है। आप समझ रहे हैं चीज को, P माइनस डी कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, प्लेट की लंबाई, सॉरी प्लेट की लंबाई मतलब प्लेट का काट का क्षेत्रफल लेंगे हम, क्या लेंगे, प्लेट का काट का क्षेत्रफल लेंगे, और उसके बाद हम त्वरण प्रतिबल लेंगे, प्लेट का काट का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, प्लेट का काट का क्षेत्रफल लेंगे, तो समझ लीजिए प्लेट की काट का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस क्या है, टी, प्लेट की थिकनेस क्या है, टी है, और प्लेट की पूरी विड्थ हम कितनी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, ये कितनी मान लेते हैं हम, इसको पी मान लेते हैं, ये पी हो गया, और थिकनेस क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, अब इस पी में से ये डी घटेगा ना, पी में से क्या घटेगा, आधा डी ऊपर आधा नीचे, आधा डी नीचे, तो पी माइनस डी होगा। ठीक है, क्या होगा, पी माइनस डी, पी माइनस डी होगा ये आपका इंटू टी, ये आप पकड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा एरिया आ जाएगा। स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा टी या फिर एफ टी। स्ट्रेस की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा टी या एफ टी। स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा टी या एफ टी। ठीक है, कुछ लोग सिग्मा टी बोलते हैं, कुछ लोग एफ टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेस हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। एरिया आप कैसे लेते हैं, लेंथ इंटू विड्थ लेंगे ना, लेंथ इंटू विड्थ लेंगे, तो इसकी सॉरी विड्थ इंटू थिकनेस लेंगे, तो इसकी इसका p हो गया, और p में से ये d भाई d मतलब d माइनस टू यानी एक d घट जा रहा है, तो p माइनस d हो जाएगा और इंटू t हो जाएगा। ठीक है, p माइनस d इंटू t हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, इस तरह अगर हम इसको लिखना चाहें टेंशन फोर्स को, तो क्या लिख सकते हैं, pt इक्वल टू p माइनस d इंटू t इंटू सिग्मा t। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा टेंशन फेलियर का फार्मूला हो गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जोड़ का तनन सामर्थ्य कहते हैं, इसे जब क्या करते हैं, जोड़ का तनन सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन फेलियर ऑफ जॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है, टेंशन फेलियर ऑफ जॉइंट, टेंशन फेलियर ऑफ जॉइंट क्या है आपका, टेंशन फेलियर ऑफ जॉइंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चीजें और बताते हैं। ठीक है, कि किस तरह बियरिंग फेलियर किस तरह होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको, ये प्लेट है, प्लेट तो क्या होगा, जैसे कोई पतली प्लेट होगी, जैसे ये आपकी क्या, ये आपकी कोई पतली प्लेट है, तो इसमें क्या लेंगे, इसमें इसकी थिकनेस और विड्थ का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही मैंने किया, p इंटू टी किया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लेट की बात कर रहे हैं। टेंशन फेलियर में हम किसका बात करते हैं, प्लेट की बात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मैं अगर आपको इंडिकेट करने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या फिर आप समझ जाइएगा टेंशन फेलियर की जब बात करते हैं तो प्लेट की बात करते हैं। ठीक है ना, हम प्लेट के फेलियर की बात करते हैं, किसमें क्या फेल होता है, प्लेट फेलियर होता है।
ठीक है ना, इसमें क्या कर जाता है, प्लेट फेल हो जाता है। ठीक, अब दूसरा किसकी बात करते हैं, शियर फेलियर की बात करते हैं कि शियर फेलियर कैसे होता है। देखिए शियर फेलियर क्यों होता है, प्लेट और रिविट के बीच में क्या लगता है, शियर लगता है। जो प्लेट है और रिविट है उसके बीच में क्या लगता है, शियर लगता है। तो प्लेट बार बार क्या करता है, रिविट को काटने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसके कारण जो फेलियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम शियर फेलियर बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, शियर फेलियर बोलते हैं। इसमें सिंगल शियर भी हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है, इसमें डबल शियर भी हो सकता है। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझने की इसको कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए शियर फेलियर, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रिविट हो गई, ये आपका पी फोर्स लग रहा है। अब जब ये रिविट को काटने की कोशिश करेगा, रिविट कट जाएगा तो दूसरी स्थिति देखिए क्या होगी, इसकी हम क्या बना रहे हैं, दूसरी स्थिति बना रहे हैं। इसकी दूसरी स्थिति कुछ इस प्रकार होगी, ये क्या है, इसकी दूसरी स्थिति है। इस दूसरी स्थिति में देखना है क्या हो गया, रिविट यहाँ पे फट के अलग हो गया, रिविट यहाँ पे क्या हो गया, टूट के अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम शियर फेलियर बोलते हैं। ठीक है, शियर फेलियर की बात करते हैं। यहाँ पे शियर फोर्स या शियर फेलियर की बात करते हैं तो वही होगा आपका एरिया इनटू स्ट्रेस। अब एरिया इसमें कौन सा लेंगे, इसमें हम रिविट का एरिया लेंगे। इसमें कौन सा एरिया लेंगे, इसमें रिविट एरिया इनटू स्ट्रेस। रिविट का एरिया क्या होता है, भाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यही रिविट का एरिया होता है। ठीक है, रिविट का एरिया क्या होता है आपका, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिविट का एरिया हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेस की, क्या होगा, तो सिग्मा एस हो जाएगा। स्ट्रेस हमारा सिग्मा एस हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, पी एस बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, पी एस बोल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शियर फेलियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, शियर फेलियर हो गया। रिविट भाई क्या होता है, उसका डायमीटर डी हो जाएगा और पाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है रिविट, क्योंकि रिविट कैसा सर्कुलर सेक्शन है, तो खत्म बात। ये पाई बाई 4 डी स्क्वायर इनटू सिग्मा एस हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें सिंगल शियर और डबल शियर, इसमें दो चीज की बात आती है कि सिंगल शियर लग रहा है कि डबल शियर लग रहा है, मतलब एक शियर लग रहा है कि दो शियर लग रहा है। ठीक है, उसकी बात आती है। तो सिंगल शियर अगर रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या अगर डबल शियर रहेगा तो फिर वो होगा। अभी जो हमने ये बताया, ये किसके लिए बताया, ये सिंगल शियर के लिए बताया, क्योंकि एक ही शियर लग रहा है ना, एक ही यहाँ पे रिविट क्या है, टूट रहा है। तो ये वाला क्या हो गया, फर्स्ट सिंगल शियर।
ये क्या था, फॉर सिंगल सीयर, फॉर सिंगल सीयर, ये सिंगल सीयर के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पे हम दूसरा लिख देते हैं फॉर डबल सीयर, फॉर डबल सीयर। डबल सीयर के लिए क्या होगा देख लीजिए उसको भी, कि डबल सीयर को हम किस तरह दिखाएंगे, किस तरह डिनोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हम किसका बना रहे हैं, डबल सीयर का बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पी हो गया, यहाँ पे भी आपको क्या हो गया, पी हो गया। अब यहाँ पे रिबिट्स लगेंगे। ठीक है, अब इसको डबल सीयर कहेंगे। डबल सीयर क्यों है, देखिए ऊपर नीचे दो कवर प्लेट, सॉरी दो कवर प्लेट है, तो इन दो कवर प्लेटों को बांधने के लिए दो रिवेट्स लग रहे हैं, तो दो तरह के सीयर इसमें होंगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा, दो तरह के सीयर आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सीयर बोलते हैं। अब अगर इसका फेलियर होगा, तो इसका फेलियर हम यहाँ पे बना रहे हैं कि इसका फेलियर कुछ किस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको देखिए हम क्या बोलेंगे, इसको हम डबल सीयर बोलेंगे। यहाँ पे डबल सीयर क्यों हो रहा है, यहाँ पे डबल सीयर हो रहा है, देख लीजिए ये जो रिबिट है टूट के इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे दो दो सीयर हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के फेलियर को हम क्या बोलेंगे, डबल सीयर बोलेंगे। अब बेसिकली डबल सीयर में क्या होगा, डबल सीयर में हमको कुछ करना नहीं है। डबल सीयर का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो पी एस बराबर सेम पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब यहाँ पे दो एरिया आ जाएगा, इस रिबिट का और इस रिबिट का, ठीक है ना, इंटू सिग्मा एस, और आगे क्या होगा, दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे हमारा क्या हो गया, दो का मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डबल सीयर बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए डबल सीयर को। नोट करिए, फिर हम लास्ट बताते हैं डीएनए फेलियर, और उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल बता देते हैं। ठीक है ना,
लास्ट हम पढ़ने वाले हैं आपका बियरिंग फेलियर। लास्ट हम पढ़ने वाले हैं बियरिंग फेलियर। देखिए बियरिंग फेलियर की बात करते हैं तो ये जो आपका रिविट है और ये किसी होल में रिविट लगा होगा, ठीक है ना। तो होल और रिविट के मध्य में क्या होता है, जो होल होता है वो प्लेट्स में बना होता है। तो इन दोनों के कारण क्या क्या होता है, बार बार रिविट पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। रिविट पे क्या लगता है, बार बार फोर्स लगता है, जिससे रिविट क्या होता है कटने की कोशिश करता है, या रिविट क्या करता है टूटने की सॉरी, जिससे क्या होता है जो वो डायमीटर होल डायमीटर वो बढ़ने की कोशिश करता है, होल डायमीटर क्या होता है खराब हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस फेलियर को हम बेयरिंग फेलियर बोलते हैं, ठीक है ना। जब बार बार दोनों के बीच में टेंशन फोर्स लगता है तो उससे होल जो होता है उसका वो खराब हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेयरिंग फेलियर बोलते हैं। अब बेयरिंग फेलियर के लिए भी क्या छोटा सा फार्मूला देख लीजिए इसको भी कि बेयरिंग फेलियर को कैसे करेंगे। तो बेयरिंग फेलियर के लिए भी सेम है, पहले छोटे से फिगर से समझते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक प्लेट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दूसरा प्लेट हो गया जो इसके ऊपर ओवरलैप है, ठीक। ई और ई फोर्स लग रहा है, समझ लीजिए कि क्या है ये आपका, ये आपका होल डायमीटर है, ठीक है। ये आपका होल डायमीटर। अब जब ये फेलियर होगा रिविट के कारण, ये जब रिविट के कारण क्या होगा, फेल होगा, सॉरी ये जब टेंशन के कारण फेल होगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करते हैं, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए, तो बेयरिंग कैपेसिटी का फार्मूला फिर वही हो जाएगा बेयरिंग फेलियर। बेयरिंग फेलियर को या फिर बेयरिंग फोर्स आप लिख सकते हैं, बेयरिंग फोर्स या बेयरिंग फेलियर इसका तो क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। इसमें एरिया कौन सा लेंगे, प्लेट का एरिया लेंगे, इसमें एरिया क्या लेंगे, प्लेट का एरिया लेंगे। अगर हम इसकी थिकनेस डी मानते हैं और डायमीटर डी मानते हैं, इसका क्या है, इसका डायमीटर अगर हम डी मानते हैं और इसकी थिकनेस कितनी मानते हैं, टी मानते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी इंटू टी लिख सकते हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी इंटू टी। वही इसका डायमीटर डी है, कितने एरिया पे लगा, इसका डायमीटर क्या है, डी है, और इसकी थिकनेस है टी, तो डी इंटू टी इंटू बियर फेल हो रहा है तो सिग्मा बी, और इसको क्या बोलेंगे, पीबी। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बियरिंग फेलियर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बियरिंग फेलियर बोलते हैं। अगला आता है रिविट जोड़ की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट जॉइंट। अगला टॉपिक हमारा आता है स्ट्रेंथ ऑफ रिविट जॉइंट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिविटेड जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ रिविटेड जॉइंट। अब देखिए रिविटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ किस तरह बता सकते हैं। जब भी किसी जॉइंट का स्ट्रेंथ हमको पता करना होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तीन तरीके के स्ट्रेंथ फाइंड करने पड़ते हैं, टेंशन फेलियर या टेंशन स्ट्रेंथ, शियर और बियरिंग। टेंशन, शियर और बियरिंग ये तीनों चीज हमको फाइंड क्या करनी पड़ती है, फाइंड करनी पड़ती है। जब ये तीनों वैल्यू हमको क्या हो जाती है, जब ये तीनों वैल्यू हमको फाइंड हो जाती है तो हम इसमें क्या करते हैं, टेक मिनिमम, टेक टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। मतलब इन तीनों में से क्या होता है, मिनिमम वैल्यू लेते हैं, टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ फेलियर, ऐसे लिख लीजिए, फॉलोइंग ना लिखिए, फेलियर लिख लीजिए, टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ फेलियर। देखिए हमको किसी भी चीज की स्ट्रेंथ तब पता होगी जब हमको ये पता हो जाए कि वो फेल कब हो रहा है।
तो कोई स्टील है वो 60 पे फेल हो रहा है, 70 पे फेल हो रहा है और 80 पे फेल हो रहा है, तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा? हमारे लिए 60 वाला बेस्ट है ना, कि हमको पहले ही पता चल जा रहा है कि 60 पे वो फेल हो रहा है। अगर 80 पे बाद में जाके 90 पे फेल होगा तो हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। तो हमको पहले ही पता हो जा रहा है कि वो 80 पे फेल हो जा रहा है, सॉरी 60 पे फेल हो जा रहा है। जो मिनिमम वैल्यू होती है उसी को हम ले लेते हैं, वही हमारा हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, इन तीनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होती है उस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, उस वाली वैल्यू को हम ले लेते हैं। एक आपको छोटी सी और बात बतानी थी कि जब भी हम किसी न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व करते हैं तो ये एक रिकमेंडेशन है, आप लोग स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा। IS 800 2007 इसके अकॉर्डिंग जो हमारा गेज डायमीटर होता है, जो हमारी जी की वैल्यू होती है, जो हमारी जी की वैल्यू होती है, जो हमारी जी की वैल्यू होती है, ये दो चीजों पे डिपेंड, एक चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, डायमीटर प्लस d प्लस 1.5, ये दो फार्मूला होता है इसका, d प्लस 1.5 और एक होता है g इक्वल टू d प्लस 2 मिलीमीटर। पहला वाला केस कब होता है? when rivet diameter is when rivet diameter is नहीं मतलब 25 या 25 तक हो, when rivet diameter is limited to 25 is limited to 25 मिलीमीटर। रिवेटेड डायमीटर अगर 25 के पास हो तो हम ये वाली वैल्यू लेते हैं। और दूसरा क्या है, when rivet diameter is more than 25 मिलीमीटर। अगर 25 मिलीमीटर से ज्यादा होती है तो हम नॉर्मल डायमीटर में 2 मिलीमीटर जोड़ देते हैं, और 25 या 25 से कम होता है तो नॉर्मल डायमीटर में हम 1.5 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम सोच रहे हैं आप लोग को एक न्यूमेरिकल भी लगवा दें इसी में छोटा सा। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब कुछ क्या करते हैं, कुछ पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल या फिर एक छोटा सा और टॉपिक है कि छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं कि इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। ठीक है, क्या देख लेते हैं, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। इफिशियंसी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो इफिशियंसी को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, इसको एम की तरह से बना दीजिएगा ईटा से। इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाई, मतलब जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य और ठोस प्लेट की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ईटा का फॉर्मूला होता है। इसको और आसान लैंग्वेज में अगर हम समझाना चाहें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पीटी, पीएस और ईबी,
मिनिमम वैल्यू ऑफ पीटी, पीएस एंड पीबी डिवाइडेड बाय, मतलब इन तीनों में से क्या है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। और जो प्लेट की सामर्थ्य होती है, प्लेट की सामर्थ्य क्या होती है, पीटी इंटू सिग्मा टी। प्लेट की सामर्थ्य क्या होती है, पीटी इंटू सिग्मा टी। तो हम नीचे डिवाइड कर देंगे पी टू इंटू सिग्मा टी से। प्लेट की सामर्थ्य कितनी होती है, पी टू इंटू सिग्मा टी, तो मल्टीप्लाइड बाई 100%। यहाँ से क्या हो जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगी। यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेट की इफिशियंसी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, तो फिर हम आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसको नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल मैं आप लोग को एक बार बोल दूंगा, तो न्यूमेरिकल मैं यहाँ नोट नहीं करूंगा, मैं बोल दूंगा न्यूमेरिकल, आप लोग नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख दूंगा, आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू अडॉप्ट कर लीजिएगा। स्टिल बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। जिन्होंने सोम थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इस स्किल के लिए स्टिल बहुत ज्यादा आसान है। स्टिल में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। आते हैं न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल्स पे। ये आपका क्वेश्चन 1। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। 10 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को 18 मिलीमीटर व्यास के रिविट से एकल रिविट लैब द्वारा जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यदि पिच 55 मिलीमीटर हो तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सारी वैल्यू को ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला सबसे पहले, सबसे पहले आपको कह रहा कि 10 मिलीमीटर मोटी प्लेट है, 10 मिलीमीटर मोटी प्लेट है, मतलब 10 मिलीमीटर की मोटी प्लेट है। बना देते हैं 10 मिलीमीटर मोटी प्लेट बनाइए फाक से। 10 मिलीमीटर मोटी प्लेट है और इसको सिंगल रिविट लैब जॉइंट से जोड़ा गया है। ये आपका 10 मिलीमीटर और ये आपका क्या हो गया, 10 मिलीमीटर। ये आपका पी हो गया, ये आपका ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्लेटों की थिकनेस कितनी है, 10-10 मिलीमीटर। तो इसकी थिकनेस मान लेते हैं T1, इसकी थिकनेस मान लेते हैं T2। तो क्या दिया है, T1 बराबर T2 बराबर 10 मिलीमीटर। प्लेट की थिकनेस क्या कर दी है, 10 मिलीमीटर। आगे क्या बोल रहा, 18 मिलीमीटर व्यास का रिविट है डी। डी कितना है, 18 मिलीमीटर। डी हमारा क्या है, यहाँ पे रिविट का डायमीटर है। जो हमारा रिविट है उसका डायमीटर कितना है, 18 मिलीमीटर। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, और आगे बोला यदि पिच 55 मिलीमीटर हो तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करिए। पिच कितना दे दिया, 55 मिलीमीटर दे दिया है। तो पिच की वैल्यू हम लिख देते हैं कितना, 55 मिलीमीटर। पिच यानी पिच की वैल्यू 55 मिलीमीटर दे दिया, तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में एक बार और बोल देता हूं, आप लोग ध्यान से क्या करिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, 10 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को 18 मिलीमीटर व्यास के रिविटों से एकल रिविट लैब जॉइंट, मतलब सिंगल लैब जॉइंट से जोड़ा जा रहा है। यदि पिच 55 मिलीमीटर हो तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करिए। जोड़ की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। आगे बोला है अनुमेय प्रतिबल सिग्मा टी बराबर 150, सिग्मा एस बराबर 90 और सिग्मा बी बराबर 270 मेगापास्कल है। तीन वैल्यू और दिया है, सिग्मा टी की वैल्यू 150, सिग्मा टी की वैल्यू 150, सिग्मा एस की वैल्यू 90 और सिग्मा बी की वैल्यू 270 मेगापास्कल। या आप इसको कर सकते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब सिग्मा टी को कई लोग बोलेंगे एफ टी, कंफ्यूज की बात नहीं है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसको सिग्मा एस, इसको, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं, जिस तरह लिखा है उस तरह आप लिख सकते हैं। अब इसका डायमीटर कितना दे दिया गया है, 18 डायमीटर दे दिया गया है। तो जो सकल डायमीटर होगा, जो डी, जो
ये आपका क्या दिया है, ये आपका डी नॉट दिया है, ये रिविट डायमीटर दिया है, ये आपका डी नॉट दिया है, ये आपका डी नॉट दिया है, पीछे सही कर लीजिएगा, ये आपका डी नॉट दिया है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 1.5 जोड़ देंगे ना, तब तो रिविट का डायमीटर निकलेगा, कितना हो जाएगा 19.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि हमने आपको फार्मूला बताया था ना कि डी इक्वल टू डी नॉट प्लस, या तो आप इसको कैपिटल डी मान सकते हैं, जो भी मान लीजिए, मतलब डी प्लस उतनी वैल्यू जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जो डी दिया है डी में वो वैल्यू जोड़ देते हैं, तो इसको डी को कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसको डी को कर लीजिए। डी नॉट की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, डी प्लस 1.5 पे वो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, डी नॉट की वैल्यू निकल जाती है, सकल डायमीटर निकल जाती है, ग्रॉस डायमीटर निकल जाती है, होल डायमीटर, आउटर डायमीटर निकल जाती है, जो भी आप समझिए। तो अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, एक मिनट ऐसा करिए ना, इसको मत लिखिए, यहाँ पे रिविट डायमीटर लिखिए, तो कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे लिखिए रिविट डायमीटर, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल में डी डी हर जगह लिखा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रिविट डायमीटर लिखिए इसको, या फिर आप डीओ लिख लीजिए, या फिर आप इसको डीओ लिख लीजिए, डीओ इसको मत लिखिए, ठीक है ना, मैं तो कंफ्यूजन होगी, फिर आप लोग बहुत बम्पर कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। ये ओवरऑल डायमीटर है, और ये क्या है, वो डीओ है, या फिर उसको जो भी मान लीजिए, रिविट डायमीटर मान लीजिए, ठीक है ना। इसको क्या मान लीजिए आप, रिविट डायमीटर मान लीजिए, ठीक। अब बात आती है न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल कैसे लगेगी। तो हमको क्या निकालना है, हमको तीन तरह के निकालना। सबसे पहले क्या निकालना, टेंशन स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंशन, ठीक है। सबसे पहले टेंशन स्ट्रेंथ निकालना है, तनन सामर्थ्य निकालना है। तो क्या निकालना है, टेंशन स्ट्रेंथ। टेंशन स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, पीटी। फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला आप जानते होंगे, पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। पी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 55। डी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 19.5, जो हमने डी निकाला है। थिकनेस, थिकनेस यानी टी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, देखिए ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है, दोनों 10 है, तो तभी की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 10 ही लेंगे। आगे जो चेंज होगा हम उसको बताएंगे। सिग्मा टी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 150। यहाँ से पीटी की वैल्यू कितनी आ गई, अगर टोटल पीटी की वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 53.25 किलो न्यूटन। कितना आएगा, 53.25 किलो न्यूटन पीटी की वैल्यू है टेंशन स्ट्रेंथ की। दूसरा हमारा आता है शियर स्ट्रेंथ। ये आपका क्या होता है, ये आपका पीएस होता है। पीएस बराबर क्या होता है, 5/4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस। 5/4 19.5 का स्क्वायर इंटू सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है, 90। पीएस को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो पीएस कितना आ जाएगा, 26.87 किलोमीटर। 26.87 किलोमीटर। क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तीसरा आता है बेयरिंग स्ट्रेंथ। इसको कैसे निकालेंगे, पीवी। पीवी का फार्मूला क्या होता है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। डी की वैल्यू कितनी है, 19.5 गुणे 10 गुणे 270। ये आपका क्या होगा, ये आपकी पीवी की वैल्यू है। पीवी की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो यार 26.87, 26.87 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। सॉरी 52.65, 52.65।
52.65 किलोमीटर आया। तो पहली वैल्यू हमारी कितनी आई है 53.25, दूसरी आई है 26.85 और तीसरी वैल्यू आई है 52.65। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तीनों में से मिनिमम कितना हो जाएगा पीएस इक्वल टू 26.85 किलोमीटर। ठीक, 26.85 का हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप समझे होंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। उम्मीद नहीं है कि किसी को कोई किसी भी प्रकार का कुछ भी कंफ्यूजन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला नंबर को बताते हैं। मेरे लिए तो आसान है, मैं यही सजेस्ट कर दूंगा, मेरा काम हो गया। आप लोग अपना समझिए। दूसरा नंबर का ध्यान से पढ़ रहे हैं। एक एकल रिविट लैप जोड़ में 16 मिलीमीटर तथा 20 मिलीमीटर मोटाई की प्लेट है, मतलब 16 और 20 मिलीमीटर। T1 मान लेते हैं 16 मिलीमीटर और T2 मान लेते हैं 20 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर भी मान सकते हैं, आप इधर उधर भी मान सकते हैं, कोई मुझे मैटर नहीं है। ठीक, एकल रिविट लैप जोड़ में 16 मिलीमीटर तथा 20 मिलीमीटर की प्लेट है, मतलब 16 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर की दो प्लेट हो गई। आगे बोल रहा है 24 मिलीमीटर व्यास की रिविटों द्वारा जोड़ी गई है। जो रिविट का डायमीटर है वो कितना है 24। रिविट डाया इसको तो क्या दिया 24 मिलीमीटर। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 प्लस 1.5 मिलीमीटर, 25.5 मिलीमीटर हो जाएगी। आगे क्या बोला है, जोड़ी गई है। यदि रिविट का पिच 75 मिलीमीटर हो, मतलब रिविट की वैल्यू कितनी दे दी गई, पिच की वैल्यू कितनी दे दी गई है 75 मिलीमीटर हो, रिविट की वैल्यू 75 मिलीमीटर हो, तो जोड़ का सामर्थ्य ज्ञात करना है। और प्रतिबलों का मान जो इसके पहले दिया था, प्रतिबलों का मान सेम है, 150, 90 और 270 प्रतिबलों का मान सेम है। अब बात आती है कि दो थिकनेस दे दिया गया अलग अलग, तो इसमें कौन सी थिकनेस लेंगे, तो हमेशा हमेशा इसमें कौन सी थिकनेस लेंगे, मिनिमम वाली 16 मिलीमीटर लेंगे। थिकनेस की वैल्यू कौन सी लेते हैं, हाँ हमेशा और हमेशा थिकनेस की वैल्यू को कम मान के चलते हैं, ज्यादा वैल्यू मान के नहीं चलते, क्योंकि कम मानेंगे तो फेलियर का पता जल्दी चल जाएगा या उसके स्ट्रेंथ का पता जल्दी चल जाएगा। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को भी बिल्कुल उसी तरह करना, सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 75 माइनस 25.5 गुणे 16 गुणे सिग्मा टी की वैल्यू कितनी है 150। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा पीटी आ जाएगा। तब तक आप लोग साफ करिए। पीएस की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी वैल्यू की बात करते हैं तो डी इंटू टी 16
और 270। ठीक, तो पहले वाले की वैल्यू जो है ये पीटी की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास साल तो बता दे रहा हूँ 118.8 118.8 किलोमीटर। आप लोग मैच करिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। दूसरी वैल्यू आई है जो वो आपकी आई है 45.96 किलोमीटर। और तीसरी वैल्यू आई है 110.16 किलोमीटर। ठीक, तो इन तीनों को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में फेर देते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इक्वल टू जो सबसे कम वैल्यू है 45.96 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 45.96 से क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। अब तो आप लोग कर ही लेंगे। अच्छा, इसमें एफिशिएंसी पूछ दे, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। एफिशिएंसी पूछ दे, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, तो आप कैसे करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, जॉइंट की एफिशिएंसी पूछ दे तो आप इस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम वाली वैल्यू को लेते हैं ना, तो 45.96 इंटू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर क्या कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, क्योंकि इस वाली वैल्यू को हम न्यूटन में लिया। और नीचे क्या होता है, पी इंटू टी इंटू, अच्छा ऐसे ऐसे लिख लीजिए तो आप लोग को क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टी, पी एस और पी वी, और पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो यहाँ लिख सकते हैं 45.9 इंटू 10 टू पावर 3, और पी की वैल्यू 75, टी का वैल्यू 16, पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, सिग्मा टी की वैल्यू कितनी है, 150। इसको सॉल्व कर लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बदल लीजिए। ये क्या आ जाएगी, नीटा की वैल्यू आ जाएगी, जोड़ देते हैं। मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं, तो आप लोग जोड़ के वैल्यू निकाल लीजिएगा। मेरे पास करंटली कोई कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग फोन से जोड़ के वैल्यू निकाल लीजिएगा। आप लोग इस चीज को जोड़ के इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी आप लोग को बता दीजिएगा, मुझे भी नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक आध दो न्यूमेरिकल और है, उसको हम कल पढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल और है, उसको हम आपको कल बता देंगे। उसके बाद ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 से 3 लेक्चर ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।